सभी को नमस्कार। राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस वेबिनार में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर्वप्रथम उस परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूं जो बहुत से नामों से जाना जाता है, भगवान, अल्लाह, क्राइस्ट। उसके समक्ष अपने को समर्पित होता हूं। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। आप सभी को रमजान पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो लॉकडाउन के संबंध में है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का तात्पर्य लॉकडाउन के संदर्भ में क्या है। नंबर 2, पीएलवीज और पैनल आईओस की भूमिका क्वालिटी लीगल सर्विसेज, गुणवत्तात्मक विधिक सेवा प्रदान कराने में क्या है। तथा नंबर 3 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्या प्रयास होना चाहिए कि परिवार इस दौरान शांत रहें। यहां मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपका किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न, मेरे साथी यहां बराबर में बैठे हुए हैं, मेरे उसको प्रश्न लिखकर आप देंगे। यहां पर सामने उस पर प्रश्न आएगा, मेरा साथी मुझे लिखकर प्रश्न दे देगा तथा मैं प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। यदि घरेलू हिंसा को देखा जाए तो एवं इसका लॉकडाउन के दौरान इसके महत्व को देखा जाए तो घरेलू हिंसा को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी परिभाषित किया गया 498A में। द मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स में भी इसको डिफाइन किया गया है। द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 3 में भी डिफाइन किया गया है। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट का भी संदर्भ हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज आल्सो द ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ दिस डोमेस्टिक वायलेंस। इसके अतिरिक्त द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट का भी संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं। किंतु जब बात आती है लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की, जब बात आती है कि आप जनता को कैसे समझाएंगे, तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 3 को जनता को समझाएंगे? क्यों ना इसको एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि घरेलू हिंसा का तात्पर्य क्या है। सामान्यतः जब घरेलू हिंसा शब्द को हम विचार करते हैं, घरेलू हिंसा शब्द को अपने जहन में लाते हैं, तो एक मस्तिष्क पटल पर एक चित्र बनता है, वो है पति पत्नी का विवाद। और अपनी भावना को, अपनी सोच को हम वहीं तक संकुचित रखना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा को संकीर्ण परिभाषा से हमारी मनोवृत्ति प्रभावित होती है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन को 4th बार बढ़ाना पड़ा है। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के परिभाषा में हमें घरेलू हिंसा को परिभाषित करना है। घरेलू हिंसा में केवल पति पत्नी के विवाद ही नहीं, और यह भी ध्यान रख लीजिएगा कि ऐसा कोई कार्य किसी भी पैनल लॉयर्स, किसी भी अधिवक्ता द्वारा या किसी भी वो व्यक्ति जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के क्षेत्र में से जुड़ा हुआ है, उसे नहीं करना चाहिए जो लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा को और बढ़ा सकता हो। यह हम जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान पूरे परिवार सभी घर के अंदर हैं, और अगर वहां कोई हिंसा होने की सूचना प्राप्त होती है तो ऐसा कोई कृत्य नहीं होना चाहिए कि वो हिंसा को और बढ़ा दे। क्योंकि जब सामान्य परिस्थितियों में हिंसा होती है तो यह देखा गया है कि एक व्यक्ति घर से बाहर हो जाता है जिससे थोड़ी देर में शांति आ जाए, किंतु अब परिस्थितियां दूसरी हैं। अब परिस्थितियां यह है कि उस व्यक्ति को भी घर में ही रहना है, दोनों को घर में रहना है। जो हिंसा कर रहा है उसे भी वहीं रहना है, जिसके साथ हिंसा हो रहा है उसे भी वहीं रहना है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई कृत्य जल्दबाजी में, उकसाए स्वरूप या तीव्र अपने मस्तिष्क को विचार देकर ऐसा ना हो जाए कि जिससे घरेलू हिंसा कम होने के बजाय और बढ़ जाए। जैसा मैंने कहा था कि जब घरेलू हिंसा की बात आती है तो पति पत्नी का विवाद एक मस्तिष्क पटल पर पिक्चर बनाता है, जबकि वो नहीं है। घरेलू हिंसा एक बच्चे के साथ भी हो सकती है, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। माता पिता बच्चे के साथ घरेलू हिंसा कर सकते हैं।
भाई बहन के साथ घरेलू हिंसा कर सकता है, बहन भाई के साथ घरेलू हिंसा कर सकता है, माता पिता अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, बच्चे अपने माता पिता के साथ घरेलू हिंसा कर सकते हैं। अतः इन्हीं सभी क्षेत्रों को, हिंसा के सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा पर आज हम विचार करेंगे कि इस पर किस तरीके से क्या हमारा एक्ट होना चाहिए, क्या हमारा दायित्व होना चाहिए कि हम घरेलू हिंसा पर थोड़ा सा अंकुश लगा सके। लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में घरेलू हिंसा को यदि परिभाषित करें तो घरेलू हिंसा में दो शब्द हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप भारतीय दंड संहिता की परिभाषा को वहां नहीं बताएंगे, आप द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की परिभाषा नहीं बताएंगे, धारा 3 में जो दी हुई है। आपको एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में जनता को बताना है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। अर्थात एक ही घर के अंतर्गत रहने वाले वो व्यक्ति जिनका आचरण या रिलेशनशिप विधि द्वारा निर्धारित हो, वो तो घरेलू हुआ। घरेलू का तात्पर्य क्या है? जो व्यक्ति एक ही घर में, एक ही हाउस होल्ड में अपने आचरण को, अपने रिलेशनशिप को विधि द्वारा निर्धारित करते हों। और दूसरा है हिंसा, उसमें से एक सदस्य दूसरे सदस्य के साथ हिंसा करता हो। हिंसा का क्या तात्पर्य हो? ऐसा कृत्य करता हो जिसका करना या उसका लोप करना या उसको आचरण में लाना विधि द्वारा निर्धारित होता हो। विधि कहती है कि इसको करो, वो नहीं कर रहे हैं। विधि कहती है कि ये नहीं करना है, उसको कर रहे हैं। अपने आचरण से कुछ ऐसा कृत्य कर रहे हैं कि जो हिंसा महसूस होता हो, जो दूसरे को खराब लगे। यहां एक शब्द मैंने बोला है, जो दूसरे को खराब लगे। ये दूसरे के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो मनोवृत्ति उसको खराब लगे। देखा नहीं हमने, पति पत्नी के बीच होता है, डेली के कुछ विवाद होते हैं, मियर दैट इज, जो उनके छोटे छोटे फुलझड़ियां टाइप हो जाती हैं दिन भर की, वो घरेलू हिंसा में नहीं आती। वो तो वैवाहिक जीवन की एक अभिन्न कड़ी होती है। उसको कभी भी घरेलू हिंसा मत मान लीजिएगा, क्योंकि उससे तो और उनके संबंध प्रगाढ़ होते हैं। जो दिन प्रतिदिन का उनका आचरण है, व्यवहार है, वो घरेलू हिंसा नहीं है। घरेलू हिंसा वह है कि जो आचरण विधि द्वारा निषिद्ध किया गया हो। अब यहां विधि भी दो तरह की है, ईश्वरीय विधि तथा मनुष्य द्वारा निर्धारित विधि। ईश्वरीय विधि वो है जो अल्लाह कहता है, ईश्वरीय विधि वो है जो हमारे वेद पुराण, हमारी गीता कहती है। ईश्वरीय विधि यह है जो प्रकृति का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि एक सामान्य परिस्थितियों में सतचित्त मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। अगर हम उसके विरुद्ध आचरण करते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति एक घर में रहते हुए उस आचरण के विरुद्ध कार्य करता है, तो निश्चित रूप से वह प्रोहिबिटेड होगा गॉड ऑफ एक्ट ऑफ गॉड के, लॉज ऑफ गॉड के माध्यम से। बाकी मनुष्य द्वारा निर्मित कानून जो आईपीसी है, जो अभी हमने बताया था, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जे पोर्ट एक्ट है, बाकी मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड द सीनियर सिटीजन्स एक्ट है। इसमें डिफाइन है कि क्या कृत्य पिता के साथ नहीं करना चाहिए, क्या कृत्य माता के साथ नहीं करना चाहिए, क्या कृत्य अपनी पत्नी के साथ नहीं करना चाहिए, क्या अपने बच्चों के साथ कैसा आचरण होना चाहिए। जे बोर्ड में साफ लिखा है बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार और आचरण हमको करना चाहिए। अर्थात बिल्कुल जो सामान्य परिभाषा है वो आप जनता को समझाइए कि एक ही घर में रहते हुए, एक ही हाउस होल्ड में रहते हुए जो अपने संबंधों को वो निर्धारित करते हैं, जो रिलेशनशिप को गवर्न करते हैं, वो कानून के अनुसार, अर्थात मानव निर्मित कानून या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार होने चाहिए। अगर वो आचरण उससे विरुद्ध है तो निश्चित रूप से घरेलू हिंसा कहलाएगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले किया है, कि पति पत्नी के दिन प्रतिदिन की नोक झोंक घरेलू हिंसा में नहीं आएगी। इसी तरह पिता और पुत्र के बीच में नोक झोंक घरेलू हिंसा में नहीं आएगी। यहां यह सतर्क रहने वाली बात है कि यह नोक झोंक लॉकडाउन के दौरान बढ़ सकती है। अतः आवेश में आकर भी आपके पास फोन आ सकता है कि मेरे पति ने यह किया। वहां पर आपका दायित्व क्या है? वो कुछ देर बाद घरेलू हिंसा से जैसे आप पर आते हैं, पीएलवी, पैनल लायर्स, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, या जो समिति सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने इस डोमेस्टिक वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए बनाई हुई है, उनका दायित्व क्या है? जितने भी
सचिव महोदय हैं, जितने भी लीगल वॉलंटियर्स हैं, पैनल लॉयर्स हैं, सबसे मेरा एक निवेदन है, घरेलू हिंसा रोकने का प्रयास आप तब तक नहीं कर सकते जब तक पहले स्वयं आपने अपने आचरण को निर्धारित न कर लिया हो, विधि संगत न कर लिया गया हो। सभ्यता का मौन प्रभाव पड़ता है। हमारा जो कृत है वो हमारे आचरण के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। अर्थात सभ्यता हमारी ट्रांसफॉर्म होती है, जो कल्चर है वो ट्रांसफॉर्म होती है बाय अवर कंडक्ट और बाय अवर बिहेवियर। यदि हमारा अपना खुद का कंडक्ट और बिहेवियर घरेलू हिंसा के समतुल्य ना हो, अर्थात घरेलू हिंसा को समाप्त करने वाली प्रक्रिया के समतुल्य ना हो, तो हम घरेलू हिंसा को समाप्त कराने के लिए सक्षम नहीं होंगे। अतः सबसे बड़ी सेवा राष्ट्र की सेवा, ईश्वरीय सेवा, कानून की सेवा यही है कि पहले हम स्वयं निर्धारित करें कि घर में रहते हुए हम घरेलू हिंसा नहीं करेंगे किसी के साथ भी, चाहे वो बच्चा है, पत्नी है, माता पिता है, या अन्य पारिवारिक कोई सदस्य है, या हमारे साथी हैं, हमारे कार्यालय में उपस्थित कुछ लोग हैं, उनके साथ किसी के साथ भी हम ऐसा आचरण नहीं करेंगे जो हिंसा में आता हो। नो डाउट कार्यालय में रहने वाले व्यक्ति को हम यह नहीं मान सकते कि वो हमारे साथ घर में रहता है, किंतु कार्यालय में तो रहता है ना। कार्यालय हिंसा भी उचित नहीं हुई। और हिंसा, जैसा मैंने कहा था ऊपर, कि ऐसा आचरण जो न्यायिक विधि, जो मनुष्य द्वारा निर्मित विधि और ईश्वरीय विधि के विरुद्ध हो, ऐसा आचरण कार्यालय में भी उचित नहीं है। ऐसा आचरण कहीं भी समाज में भी उचित नहीं है। अतः सर्वप्रथम आपको स्वयं की सेवा करनी होगी। जब डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात करते हैं, घरेलू हिंसा की बात करते हैं कि किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, वहां जाके हमको उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना है। क्या क्या लीगल सर्विसेज होंगी वो बाद में वार्ता करेंगे। जब ये वार्ता चल रही है तो निश्चित रूप से सर्वप्रथम यही आएगा कि हम ईश्वर को समर्पित होकर ईश्वर को यह संदेश दें, समाज को यह संदेश दें, ईश्वरीय समाज को यह संदेश दें कि इस कृत्य को हम नहीं करेंगे। और यही सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है। ऐसा ना हो कि हम उसको कर रहे हैं और हम दुनिया से कह रहे हैं ये मत करो। सबसे पहले उस आचरण को खुद छोड़ दो। यहीं से हमारी लीगल सेवा, यहीं से हमारी जो विधिक सेवा जनता के लिए प्रारंभ होगी। हर जगह इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं, पति पत्नी, माता पिता, बहन भाई, जो स्वतः ही सोल्ड हो जाती हैं। आपको कब इंटरफेरेंस करना है, कब आपको आगे आना है। सपोज आपके पास कोई सूचना आई है कि एक पिता अपनी पुत्री का उत्पीड़न कर रहा है। कभी कभी फोन आवेश में भी होता है। आवेश में आकर आप तुरंत पुलिस, कोर्ट, कचहरी या अपने सचिव या उसको यह नहीं करेंगे ना। फोन पर स्वतः वार्ता कर लो। फोन पर उस व्यक्ति से वार्ता करो। और यह भी निश्चित मान लीजिएगा कि अगर आपने ईश्वर को समर्पित कर यह संदेश देने का समाज को प्रयास किया है अपने कृत्य द्वारा, अपने आचरण द्वारा, कि आप हिंसा नहीं करते हैं, तो आपकी बात, वो आपका जो कंडक्ट है, आपके मस्तिष्क में, आपकी आत्मा में जो वो आपका कृत्य भरा हुआ है, वो वहां जाएगा, ट्रांसफॉर्म होगा उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा। ये एकदम निश्चय है, कटु सत्य है। उसको समझाने का प्रयास कीजिए। प्रयास हो सके तो जो विवाद कर रहा है उससे भी वार्ता कर लीजिए। और इन छोटे मोटे मैटर्स में ये नहीं कि तुरंत आप पुलिस को फोन करें। पुलिस, कोर्ट, कचहरी, अब महिला के अधिकार, ये सब बातें तब आती हैं जब परिस्थिति इस तरह की हो कि अवांछनीय है। उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध हिंसा की गई है कुछ ना कुछ क्षति अवश्य होगी। उसको शारीरिक क्षति होगी,
उसको मानसिक क्षति होगी। अभी एक प्रश्न ललित में मिगलानी जी का आया है, क्या बेटी और सास भी घरेलू हिंसा में आती हैं? बिल्कुल आती हैं जी, क्यों नहीं आती। अभी हिंसा का हमने यहाँ सामान्य परिभाषा ली है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ने दिया है, वो व्यक्ति जो हाउस होल्ड के अंदर रहते हों, एक उसके अंदर रहते हों, वो हिंसा कारित कर सकते हैं। भाई सास और बेटी हिंसा में क्यों नहीं आएंगी? अवश्य आती हैं, सामान्य रूप से भी ले लीजिएगा। हाँ मेघलानी जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कानून, कोई भी कानून हमारे जो हमारा नैतिक और हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है उससे ऊपर उठकर नहीं है। सभी कानून के जितने भी रूल्स हैं, रूल्स ऑफ लॉ आर बैक्ड बाय द रूल्स ऑफ एथिक्स। और एथिक्स ये कहता है, जो अभी हमने कहा था, कि ऐसा कोई कृत्य मत करो जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो, जिससे अपेक्षा नहीं की जाती, जिस सामान्य चित्त व्यक्ति से प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में जिस आचरण को करने की अपेक्षा नहीं की जाती, वह आचरण हमें नहीं करना है। और ऐसा आचरण अगर कोई कर रहा है तो घरेलू हिंसा निश्चित रूप से आएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे हैं, बहुत सारे केसेस जो माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंचे हैं। डोमेस्टिक कोर्ट्स में भी नीचे रहते हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनमें भी नीचे रहते हैं। सास और ननद के विरुद्ध भी घरेलू हिंसा का केस चला है। बहू के विरुद्ध सास ने, बहू के विरुद्ध ननद ने भी घरेलू हिंसा का वाद योजित किया है। निश्चित रूप से योजित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन में सभी घर पर रहने के लिए विवश होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपसे। अतः ऐसा कोई कार्य न हो जिससे आपके द्वारा विधिक सेवा प्रदान करने से पूर्व घरेलू हिंसा को बढ़ने की आवश्यकता हो। फिर हमें करना क्या है? हमें वही जो विधि द्वारा निर्धारित हमारी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के भीतर रहते हुए विधिक सेवा प्रदान करनी है। अनाधिकृत चेष्टा नहीं करना है। आनन फानन में आकर कुछ इस तरह का कृत्य नहीं कर बैठना है जिससे समस्या और बिगड़ जाए। लॉकडाउन के दौरान आपको ऐसा कोई सलाह नहीं देनी है, क्योंकि यह आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, जनता जनार्दन को भी मालूम है कि पूरा थाना, पूरा पुलिस प्रशासन इस समय कोविड-19 के रेगुलेशन में लगा हुआ है। उनके समक्ष बहुत सारे कार्य हैं। उनके समक्ष लॉकडाउन को मेंटेन कराना है। उनके समक्ष यह भी कार्य है कि जो माइग्रेटेड लेबर सब आ रही है उसको भी रेगुलेट करना है। नंबर मल्टीपल फंक्शनरी functions they have to discharge during this lockdown. एक और मेरे पास मिस्टर बमी सिंह का वो आया, जो पीएलवी है संभवतः, मानसिक प्रभाव और पीएलवी की भूमिका को एक साथ कैसे कार्य क्षेत्र में लाया जा सकता है। ये प्रश्न मुझे कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिएगा कि मानसिक प्रभाव और पीएलवी की भूमिका। संभवतः वो ये कहना चाहते हैं कि पीएलवी किस मानसिकता से कार्य करे। अभी कुछ देर में हम इसको लेंगे कि पीएलवी का और जो पीनल लॉयर्स हैं वो कार्य कैसे करें। भाई थोड़ा सा टच कर देता हूं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आपकी नियुक्ति सेवा के लिए है। आपको जो कार्य दिया गया है वो निश्चित रूप से आपको जनसेवा का कार्य है। और जनसेवा में अगर परिपक्व मानसिकता नहीं है तो निश्चित जान लीजिएगा सेवा नहीं हो सकती। सेवा और कार्य में अंतर है। आपको कार्य के लिए नहीं नियुक्त किया गया है। आपको जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवा करनी है, वो कार्य नहीं करना बल्कि सेवा करना है। अब प्रश्न यह है कि सेवा और कार्य करने में अंतर क्या है? कार्य तो सुबह को आए कार्यालय, शाम तक किया, सुबह से शाम तक बैठे रहे, कार्य किया है, लेकिन हो सकता है सेवा ना हुई हो। मैं एज ए न्यायाधीश सुबह से शाम तक आर्गुमेंट सुन सकता हूं, सुबह से शाम तक काम कर सकता हूं, लेकिन हो सकता है सेवा ना हुई हो। और मेरे लिए सेवा का तात्पर्य है कि न्याय ना हुआ हो, मैंने न्याय ना किया हो, लगा रहा हूं पूरे दिन आर्गुमेंट में।
मैं व्यस्त रह सकता हूं, काम कर सकता हूं, लेकिन सेवा का वो पैरामीटर दूसरा है। पीएलवीज को सेवा करनी है, काम नहीं करना है। और सेवा आप कैसे कर पाएंगे? जब आप काम को ईश्वर को समर्पित होकर करेंगे। अपने को ईश्वर को समर्पित कर दो। हे भगवान, तू ही है जो कुछ भी है। या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तू ही है अल्लाह, तू ही भगवान। यही नानक कहते थे। नानक जी हल भी चलाते थे, नानक जी सारे काम करते थे, लेकिन बात वो ही करते थे, वो सेवा ही करते थे। जब हल चलाते थे तो भी सेवा है, जब लेखनी थी उनकी तो भी सेवा है, सब कुछ सेवा ही था। अतः पीएलवीज का कार्य तो बिल्कुल सेवा का है। मित्रों, ईश्वर को समर्पित हुइए, अल्लाह को समर्पित हुइए, गुरु नानक को समर्पित हुइए, और बिना अध्याय 3 गीता का, बिना उसकी परवाह किए, आप परिणाम की परवाह किए, अपने मस्तिष्क को किसी बाह्य एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन से प्रभावित मत होने दीजिए। स्वच्छ मन, स्वच्छ आत्मा से ईश्वर अल्लाह भगवान को समर्पित होके जो काम अब आपको समाज में इसमें दिया हुआ है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, उसको कीजिए। अर्थात एक ही उसका वो है, पैरामीटर है, भगवान को समर्पित होकर बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी परिणाम की चेष्टा के किया गया काम ही सेवा है। अतः आप सेवा कीजिएगा, और जब ये भावना आपके दिमाग में आ जाएगी तो मानसिकता तो आपकी बहुत उच्च श्रेणी की अपने आप ही हो जाएगी। और यदि मानसिक प्रभाव हमारे पीएलवीज पर पड़ गया तो जान लीजिएगा हम तो सेवा करने के योग्य नहीं रहेंगे। पीएलवीज ही तो हमारे हाथ हैं, पीएलवीज ही हमारे पैर हैं। आपके माध्यम से ही तो हम सारी जितने भी कार्यक्रम हमारे हैं उनका हम संचालन कर पा रहे हैं। अतः आपका शारीरिक रूप से, मन से और मस्तिष्क से सुदृढ़ और स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। अजय कुमार गोरे लॉकडाउन के बीच मेडिटेशन के लिए, मीडिएशन लिखा है, शायद मीडिएशन है, मेडिटेशन, मीडिएशन के लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं, उसी पर तो चर्चा चल रही है। आपको करना क्या है डोमेस्टिक वायलेंस में, और अब क्या करेंगे? मीडिएशन ही तो करेंगे ना। जो मैंने कहा मीडिएशन का मतलब क्या है, समझाना है लोगों को। आपके पास फोन आया है, आप फोन पे उसको भी समझा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को समझा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से या माननीय न्यायालयों की तरफ से आपको कोई भी वो लिख के देने की आवश्यकता नहीं कि मीडिएशन ऐसे करो, ये करो, वो करो, अथरवाइज इतना वृत्त नोटिफिकेशन हो जाएगा। ये तो अपने आप सोचने की बात है। जब हमने घरेलू हिंसा को टेकअप कर लिया ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो उसका मतलब है घरेलू हिंसा अगर है तो उसको समाप्त करना है। यदि आप घरेलू हिंसा पति पत्नी के बीच को देखें, क्या पति पत्नी के विवाद कोई समाप्त कर सकता है? अगर समाप्त कर सकता है तो केवल पति और पत्नी ही कर सकते हैं। इसलिए फैमिली कोर्ट एक्ट का अगर आप वो देखें, रीजंस एंड ऑब्जेक्ट्स देखें, प्रेम्बल देखें, उसमें साफ लिखा है एन एक्ट, एक ऐसा अधिनियम जो फैमिली ग्रीवांसेस, मैट्रिमोनियल ग्रीवांसेस और फैमिली डिस्प्यूट को उसके माध्यम से, सुलह समझौते के माध्यम से समाप्त कराने का प्रयास करें। ठीक है, फैमिली कोर्ट एडजुडिकेट करते हैं मैटर्स को, लेकिन जो फैमिली लॉज की परिकल्पना है वो यही है कि लेट हस्बैंड एंड वाइफ बी प्रिपेयर्ड, उन दोनों को तैयार किया जाए, पति पत्नी को तैयार किया जाए, जो एक दूसरे हिंसा कर रहे हैं उनको वो एटमॉस्फेयर दिया जाए मीडिएटर द्वारा, उसके सामने ऐसी बातें रखे जाए कि वो अपना जो उनके बीच विवाद है स्वतः ही सोल्व कर लें। और यही मीडिएटर की भूमिका है। और मीडिएटर निश्चित रूप से जब आप फोन पर वार्ता करेंगे तो उसको जरूर टेकअप करेंगे। आजाद खान साहब का, एडवोकेट आजाद खान साहब का, अगर सास बहू को प्रताड़ित करती है तो नया क्या आई है, डीवी एक्ट में आएगा। बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। बहू सास को प्रताड़ित करती है तो क्यों नहीं आएगा भैया। डोमेस्टिक या शादी वो अपने पुत्र की कर लाई तो यह क्या सास एक मनुष्य नहीं रही? क्या उसमें उसको जो एक पर्सनहुड के राइट्स हैं क्या वो समाप्त हो गए सास बनने पर? उसको भी पर्सनहुड के
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, नेचुरल राइट्स एंड विधिक राइट्स वो ही उपलब्ध है जो बहू को है। अर्थात बहू और सास को दोनों को बराबर राइट्स उपलब्ध है। अगर बहू प्रताड़ित करती है तो अगर वो सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन एक्ट में भी आती है, वहां भी उसका रोकथाम की व्यवस्था है। और अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी ये प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया पीएलवी गीता चंद्रा, लड़की ही घरेलू हिंसा के शिकार नहीं, लड़के भी घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। जब हमने घरेलू हिंसा की बात की, जब प्रारंभ में ही हमने बात की तो कहा था जब घरेलू हिंसा हम बात करते हैं तो हम अपने मनोवृत्ति को एक मस्तिष्क पटल पर एक पिक्चर बना लेते हैं कि पति पत्नी के बीच है और पति दोषी है हिंसा का। ऐसा नहीं है। हिंसा पत्नी भी करती है अपने पति के साथ। जो ये आप डेडलाइन नहीं कह सकते कि केवल पत्नियां ही हिंसा का प्रताड़ित होती हैं। पति भी हिंसा का प्रताड़ित होता है, ससुर भी हिंसा का प्रताड़ित होता है। कल ही माननीय पंजाब हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि जब महिलाओं को अपना कुछ ऐसा कार्य कराना हो तो दबाव के लिए वो डोमेस्टिक एक्ट वायलेंस एक्ट के अंतर्गत, प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दायर कर प्रताड़ित करने का प्रयास करती हैं, दबाव बनाने का प्रयास करती हैं पति, सास, ससुर व रिश्तेदारों को। ये इंस्टांसेस ठीक है, उस केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको जनरलिटी अपने दिमाग में मत बैठाना कि ये हर केस में ऐसा हो सकता है। उस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने वो परिस्थितियां पाई, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया। हो सकता है दूसरे केस में दूसरी परिस्थितियां हो, क्योंकि हमें यह भी मान लेना चाहिए कि केवल ये भारतीय सरकार के डाटा है कि केवल अभी 10% केवल महिलाएं, जिसमें पत्नियां भी शामिल हैं, बेटियां भी शामिल हैं, सास भी शामिल है, वो महिलाएं केवल अपने अधिकारों के अतिक्रमण पर ग्रीवांसेस जो उनको होती हैं केवल 10% में अभी इंस्टीट्यूशंस पर जा रही हैं, सर्विस प्रोवाइड इंस्टीट्यूशंस पर जा रही हैं, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड इंस्टीट्यूशन पर जा रही हैं, थाना, कोर्ट, कचहरा कचहरी वहां पर पहुंच रही हैं। अभी 90% फॉर द सेक ऑफ द सेविंग द फैमिली, फॉर द सेक ऑफ सेविंग द मैरिज अभी नहीं जाती हैं। अतः किसी भी है इस तरह की घटनाएं हैं। मैं जब फैमिली कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश था पौड़ी में, तो एक छोटी सी मैंने भी रिसर्च कंडक्ट कराई थी। एलएलबी जो वहाँ कर रहे थे बच्चे, फाइनल ईयर्स के एलएलबी के 10 बच्चे मैंने बुलाए, 10 बच्चों को पूरी केसेस का वो देखा। लगभग इनवेरिएबल इन ऑल द केसेस देयर वाज ए कंप्लेंट ऑफ डोरी, जबकि केवल 4% केसेस में डोरी सही मैटर निकला। 96% केसेस में डोरी का मैटर नहीं था। इसका मतलब यह नहीं था कोई विवाद नहीं था, इसका मतलब यह नहीं था कोई हिंसा नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके साथ कोई गलत आचरण नहीं हो रहा था, हो रहा था, कारण दूसरा था, लेकिन उसने उसे दहेज का रूप दिया। अब इसके पीछे हमारी विधिक सलाह, जो आगे आने वाला हूं कि विधिक सलाह, क्वालिटी विधिक सलाह क्या हो उस पर भी निर्भर करता है। एक ये प्रश्न और आया है, गीता चंद्रा पीएलवी, लॉकडाउन में 20-23 वर्ष की महिलाएं टार्चर हो रही हैं, क्या करें? आपने महिला लिखा है पीएलवी गीता बेटा, आपने केवल महिलाएं लिखा है, 20-23 साल की महिलाएं। वो टॉर्चर कहां से हो रही हैं? पति के द्वारा हो रही हैं, पिता द्वारा हो रही हैं, माता द्वारा हो रही हैं, भाई द्वारा हो रही हैं, दादा द्वारा हो रही हैं। वार्ता कीजिएगा उनसे, कहां से, किस कारण उनका वो टॉर्चर अपने को महसूस करती हैं। समटाइम्स अनमैरिड होंगी इनमें से काफ़ी, 20 से 23 वर्ष की अभी जो बच्चियां हैं। अगर मैं समझता हूँ गीता जी आप बेटा देहरादून से हो, आई एम श्योर यू आर फ्रॉम देहरादून, तो उस परिवेश में वहाँ बच्चियों की शादी 20-23 साल हो जाता है। इतना समाज अग्रण हो गया है, केवल रिमोट एरियाज में है कि जो 18 से थोड़ा सा कम या 18 के थोड़ा बाद शादी कराता है। लेकिन जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, देहरादून इज गोइंग टू बी द कॉस्मोपॉलिटन सिटी, वहाँ की परिस्थितियाँ देखें, देहरादून हरिद्वार की परिस्थितियाँ देखें, इवन नैनीताल सिटी इटसेल्फ की अगर परिस्थितियाँ देखें तो शादियाँ 20-23 साल के अंतर उसी में ही हो रही हैं। तो इनका उत्पीड़न कौन कर रहा है, ये आपको निकालना। सारा
क्या कारण है, ये आपको निकालना। ये सब देखने के बाद आप बिल्कुल फोन पे निसंकोच वार्ता कर सकती हैं, क्योंकि लॉकडाउन में बाहर तो जाएंगे नहीं, कमरे में ही रहेंगे, और इसी वजह से हिंसा के बढ़ने का और चांसेस रहता है। दोनों आमने सामने हैं, लॉकडाउन नहीं है, कुछ भी हुआ, एक आदमी बाहर गया, समटाइम्स एक रिलीजियस टैक्ट भी इसमें बड़ा मददगार होता है। रिलीजियस ट्रीटमेंट, मैं पौड़ी गढ़वाल में था तो ऐसा मैं किया करता था। एक मंदिर के, एक मस्जिद के, एक हनुमान मंदिर के तीनों पुजारी और उनको मुल्ला जी को मैंने कह के रखा था कि जब मैं पक्षकारों को भेजूं तो उनको ठीक से समझाना है। यह भी हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान यह सेवा भी अब संभव नहीं है। आप पीएलवीज को हमने ट्रेनिंग दी हुई है मीडिएशन की, और अगर ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो हम ऑनलाइन फिर भी ट्रेनिंग मीडिएशन की उनको दे सकते हैं। पीएलवीज को आपके पास वो क्षमता है कि आप समझा सकें कि इस परिस्थिति में आप क्या करें, समझाइए। और एक बात सबसे पहले मान लीजिए कि शुरू में मैंने कहा था कि हमें पहले समर्पित होना जाना चाहिए ईश्वर को। घरेलू हिंसा हो या कुछ भी हो, उत्पीड़न हो, प्रताड़ना हो, जिसे मैं प्रताड़ना कहता हूं, इसका तात्पर्य है कि मन में अशांति आई और हम चाहते हैं कि परिवार में शांति हो। तो अशांति का कारण कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। कभी कभी बच्चा, व्यक्ति, महिला, पेरेंट्स इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि छोटी सी बात पर ही अपने को प्रभावित कर लेते हैं। अर्थात जो घर में रोजमर्रा की घटने वाली घटनाएं हैं उनसे भी प्रभावित हो जाते हैं। उनको आपको अलग रखना है। यस, कुछ केसेस में हो सकता है प्रताड़ना हो, इनकार नहीं किया जा सकता। और इससे बड़ी प्रताड़ना क्या हो सकती है जो पॉक्सो में डिफाइंड है। इस तरह के केसेस क्लोज हाउस में ही होते हैं। एज पॉक्सो जज पता नहीं कितने हुई, पिता को मैं सजा कर चुका हूं, भाइयों को, सगे भाइयों को सजा कर चुका हूं, तो उससे इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह के जो एक्ट होते हैं वो विद इन द फैमिली डोमेन होते हैं। एंड ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, उस पे बिल्कुल ध्यान रखना है। आप उस बच्ची से पूछो, पूरा उसको देखो, यह भी निकलवाओ कि कहीं उसका कृत्य तो ऐसा नहीं कि जिसके कारण वो हिंसा का शिकार हो रही हो। और अगर ऐसा है तो बात करो, उसके पति से भी बात करो, ससुर से बात करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस बात को लेकर, क्योंकि दोनों को लॉकडाउन में घर पे ही रहना है, जैसे ही आप वार्ता करेंगे तो पति हो सकता है अच्छा तूने मेरी शिकायत की और बढ़ जाए। इसलिए उस केसेस को पहले नॉर्मलाइज करना है। पत्नी को, पत्नी है या बेटी है, पिता की हिंसा का शिकार है, या बहन है, भाई की हिंसा का शिकार है, पोती है, दादा की हिंसा का शिकार है, उसको पहले समझाना, पूरी बात समझनी है। और अगर आपको लगता है कि बात इस तरह है कि वो स्वयं भी, उसका स्वयं का कृत्य भी उस हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, तो पहले उसके कृत्य को रोको, उससे बात करो कि भाई ऐसा नहीं करना है। अगला प्रश्न आया है अविनाश श्रीवास्तव, आई थिंक ये तो अपना बच्चा है, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उधम सिंह नगर। जब पीएलवी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के पास जाते हैं तो महिला स्वयं इंकार कर देती है, मार्गदर्शन करें। इसका कारण ये है इंकार करने का कि उसने आवेश में आकर शिकायत तो कर दी, लेकिन पति के विरुद्ध कुछ चाहती भी नहीं है। इट मीन्स वो, उसका जो अंतर मन है वो अपने आप उस मोड पर है कि वो पति के साथ कंप्रोमाइज करना चाहती है। अपनी जो उसकी ग्रीवांसिस हैं, उस ग्रीवांसिस को अपने पति के साथ रहकर स्वयं समाप्त करना चाहती है। और जब तक पीएलवी पहुंचता है तब तक कुछ समय उसके ब्रेन को थिंकिंग प्रोसेस के लिए मिल जाता है। उसने आवेश में आकर फोन किया, पीएलवी को, आपने पीएलवी को कहा, पीएलवी वहां गया, जाने की आवश्यकता नहीं है लॉकडाउन में, यू नीड नॉट टू गो। सारा काम प्रयास कीजिएगा, नेट से हो, इंटरनेट से देखो, सारा काम चल रहा है, सबके हम प्रश्न भी टेकअप कर रहे हैं, सबसे वार्ता भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पे वो भी करेंगे कि होना क्या चाहिए। और हकीकत में जो आज का सेशन है, इट्स अ प्रैक्टिकल सेशन, कि हम ये ना पढ़ें, कानून का ना पढ़ें, धारा 3 ना पढ़ें, 498A ना पढ़ें, हम प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ना पढ़ें,
मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ना पढ़ें, ये जे एक्ट ना पढ़ें, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस ना पढ़ें, लेकिन सामान्य जो आचरण है व्यक्तियों का समाज में, उससे घरेलू हिंसा किस तरीके से हो सकती है, केवल उस पर परिचर्चा करें और उसमें जो प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स का निराकरण इसी तरह करें जैसा आप किया जा रहा है। तो अविनाश, इसका कारण बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि आपने पीएलवी से कहा कि उससे वार्ता करो, उसको वहां भेजा, इस बीच में उसको मस्तिष्क को थोड़ा सा समय मिल गया सोचने का, और यही आपका भी दायित्व है कि उसको सोचने का समय दो। उसने जैसे ही आपसे शिकायत की, ये नहीं आप एक्शन मोड में आ जाओ और तुरंत थाने को शिकायत, वहां शिकायत, नो 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 सर्टेनली नोट, पहले देख लो क्या है। वही पर यार, ये परिस्थितियां तब तक जब तक नए हो तब तक आप आगे मत बढ़ो, तब तक उसी से वार्ता करो। आपने तो अविनाश अच्छा खासा अनुभव आपको है, फैमिली कोर्ट का भी काम किया है। फैमिली कोर्ट में कई पत्नियों ने, जब पति गिरफ्तार होकर आता है, मेंटेनेंस ना देने पर कहता है जज साहब जेल मत भेजो, कुछ दिन बाद दे देगा। व्हाट डज इट मीन? तो वो उनका अपना ब्रेन खुद प्रोसेस में है, कॉन्सिलिएशन प्रोसेस में है, रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस में है, मीडिएशन प्रोसेस में। लेट देम थिंक, उनको थोड़ा मोटिवेट कर दो। केवल जो काउंसलर का काम है, पीएलवी का काम है, वो परिस्थितियां पैदा करना है उनके घर पे लॉकडाउन के दौरान, कि जिसके अंतर्गत वो जो विवाद है उनका वो समाप्त हो। और वो परिस्थितियां टाइम कैप ने कर दी। टाइम इज द बेस्ट हीलर। जो उसकी शिकायत थी पहली, और जब तक पीएलवी गया, जो उसको टाइम मिला, जो थिंकिंग प्रोसेस ब्रेन का चला, जो उसने अपने आप एक कॉन्सिलिएशन मैकेनिज्म अडॉप्ट किया ब्रेन में, उससे उसको मिल गया। कुछ भी नहीं करना है, समाप्त हो जाएगी अपने आप, क्योंकि वो अगर उसको कोई शिकायत नहीं है तभी तो वो नहीं करना चाहती। तो इसमें शांत हो जाओ, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, किरण कुमारी, क्या पीएलवी मजदूरों की मदद कर सकते हैं? सुझाव दें। इस पर हम अलग से एक फुल फ्लैश परसों या नरसों एक वेबिनार करने जा रहे हैं। रोल ऑफ पैरालीगल, रोल ऑफ दिस लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ऑफ उत्तराखंड इन रिहेबिलिटेशन ऑफ लेबरर्स, उस पर हम काम कर रहे हैं, डाटा निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज निकाल रहे हैं, क्योंकि किसी भी पीएलवी को गवर्नमेंट पॉलिसी के विरुद्ध कार्य नहीं करना है। किसी भी पीएलवी को ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन को यह लगे कि आप हस्तक्षेप कर रहे हो। नो, यू हैव टू वर्क एज अ कोऑर्डिनेटर। आपने कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है। अतः जो भी नीतियां हैं लेबरर्स के संबंध में, अगर आप उनसे हटके कुछ करना चाहते हो तो दैट इज अनाधिकृत चेष्टा, जिसका न तो विधि अनुमति देती है और ना ही गीता और कुरान, अर्थात ना ही अल्लाह का नियम, भगवान का नियम, ना ही मनुष्य द्वारा निर्मित नियम इसकी अनुमति देता कि जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने वो रिहेबिलिटेशन बनाई है वो उस पर आप कार्य करें। आप केवल सुझाव दे सकते हैं कि ये पॉलिसीज हैं और हम चाहते हैं कि इस तरीके से होवे। आप सुझाव दे सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इस तरीके से न्याय इनके साथ ठीक तरीके से हो सकता है, लीगल सर्विस इनको ठीक तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है। 2 दिन का हमें और समय दीजिएगा, जो पॉलिसीज हैं वो ठीक से पढ़ लीजिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा कि लेबरर्स के संबंध में ये पॉलिसीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशंस में बनाई है, उनसे अलग इतर होके कोई कार्य नहीं करना है एंड कोऑर्डिनेशन में काम करना है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, आप समझिए कितना प्रेशर में आजकल काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पीएलवीज भी उतने प्रेशर में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब काम को सेवा में परिवर्तित कर दिया तो वो तो आएगा, काम का बोझा तो आएगा। बस अंतर यही आएगा कि जब ईश्वर को स्मरण करके काम करोगे तो बोझा वो महसूस नहीं होगा, और उसी व्यक्ति को संत कहा जाता है। संत ये नहीं उसके सामने परेशानियां नहीं आती हैं, परेशानियां तो आती हैं भाई, हर एक मनुष्य के सामने परेशानियां आएंगी, लेकिन वो व्यक्ति जो अपनी परेशानियों को प्रभावित ना होने दे, अपने को परेशानियों से अपने को प्रभावित ना होने दे, वो सेवा करता चला जाता है। तो बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल करेंगे, मजदूरों के संबंध में भी करेंगे। हमें 2 दिन का समय दीजिएगा, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। अगली वेबिनार उसी पर होगी। बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। सुधीर
Kanhaiya, Sudhir Kanhaiya, yes, he is from Chamoli, and can an application be filed against an act of female? Uh, Application can file what sort of application? Actually, it is relating to the domestic violence. क्यों नहीं फाइल हो सकती? बिल्कुल फाइल हो सकती है भाई। अगर सास बहू का उत्पीड़न कर सकती है तो बहू एप्लीकेशन क्यों नहीं देगी कि बहू ने उत्पीड़न किया है डोमेस्टिक वायलेंस में? बिल्कुल दे सकती है। सुधीर जी, बाकी चर्चा आपसे कर लेंगे, फोन पर बात हो जाएगी। बनी सिंह, घरेलू हिंसा पिता पुत्र अविवाहित बालिकों के बीच भी लागू है। बिल्कुल लागू है भाई। अभी मैंने एक ये लिस्ट में शुरू में बनाई थी कि आप जो कैन से दैट रूल ऑफ लॉ कैन नॉट बी लॉजिक, कि जो हमका हमारा लॉजिक में हमको आ रहा है कि वही रूल ऑफ लॉ हो जाएगा, किंतु रूल ऑफ लॉ जो हमारे नियम है, ये हमारे जो मोरल साइंस है उससे काफी प्रभावित होते हैं। आपने देखा पहले जितने भी वो थे उनको मोरल साइंस, रूल ऑफ मोरल्स कहा जाता था। वो रूल ऑफ मोरल्स के जैसे जैसे सेंशन मिलता चला गया, रूल ऑफ लॉ होते चले गए। तो घरेलू हिंसा पिता पुत्र, मैंने एक लिस्ट शुरू में बनाई थी। विवाह के क्रम से पति पत्नी के बीच होने वाली हिंसा, पिता द्वारा या माता द्वारा पुत्र व पुत्रियों के विरुद्ध की गई हिंसा, पुत्र या पुत्री द्वारा माता पिता के विरुद्ध की गई हिंसा। ये अब कानून को आप भूल जाइए कि किसी ना किसी कानून में वो प्रोटेक्टेड है। कुछ जेजे एक्ट में प्रोटेक्टेड है, कुछ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोटेक्टेड है, कुछ आईपीसी में प्रोटेक्टेड है, कुछ इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में। ये अलग अलग अधिनियमों में प्रोटेक्टेड है, किंतु हर एक घरेलू हिंसा प्रोटेक्टेड अवश्य है। तो बिल्कुल ये हिंसा को आप ले सकते हैं। इसमें अगर बालिका के साथ, अविवाहित बालिका के साथ घरेलू पिता, आपने कहा है पुता अगर हिंसा करता है तो वो तो इसी में आता है भाई, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इस पे तो तुरंत कीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे हैं ना, देश के फ्यूचर हैं। सच में उन्हें नहीं मालूम होता कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। उन्हें तो मालूम जब होता है जब हो चुका होता है। एक छोटा बच्चा है, अपने काका मामा फूफा पर ट्रस्ट करता है बहुत ज्यादा, और वो ट्रस्ट इस नेचर का होता है कि वो सोच ही नहीं सकता कि ये व्यक्ति उसके साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। समटाइम्स पिता भी, कि पिता, ताऊ, चाचा, फूफा, मामा, काका, इतना ट्रस्ट बच्चे का उन पर होता है कि वो सोच भी नहीं सकते कि ये कुछ गलत कर सकते हैं, और उसको पता तब चलता है जब गलत हो चुका होता है। अतः बच्चों पर विशेष ध्यान दें। अगर आपको सूचना मिलती है कि बच्चे का उत्पीड़न कहीं है तो उसको सीरियसली लें, बच्चे से अवश्य वार्ता करें। एक बात ध्यान और रखिएगा, बच्चे भी बड़ा नटखट दिमाग के होते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो उनको काउंसलिंग कर पहले एक नॉर्मल व्यक्ति बनाइए। ट्यूटरिंग का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, परिस्थितियों का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी ने सपोज मामा ने कुछ किया है, माँ की सिखावट का बहुत प्रभाव पड़ेगा। मामा है तेरा, मत बोलना कुछ भी, तो उसमें निश्चित रूप से उसमें प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। एंड ये ही एक ऐसा क्षेत्र है, अदरवाइज में जहां कहीं भी कैंप्स में गया हूं, मैंने बच्चियों को यही कहा है, ऐसे सामाजिक और पारिवारिक कृत जो आपकी अस्मिता को प्रभावित ना करते हो, उन्हें भूलो और आगे चलो। यहां तक भी मैंने कह दिया करता था कि अगर सीटी मारी है तो चप्पल मारो, आगे बढ़ो, नहीं तो जाओगी थाने कि मुझे सीटी मारी, और सच में पता नहीं कितनी सीटियां खानी पड़ेंगी। अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि बिटिया के लिए सबसे पहला काम है शिक्षा, शादी नहीं। शिक्षा से उसकी आर्थिक और सामाजिक संपन्नता आएगी, उसमें आर्थिक और सामाजिक न्याय उसे मिलेगा, आर्थिक और सामाजिक समानता उसे प्राप्त होगी। अतः उसे शिक्षा से वितरित नहीं हो, शिक्षा से अलग नहीं होने देना है। इन छोटी मोटी बातों को लेके जो इसका एक सिद्धांत है गीता का निकला हुआ, क्षमा करो और माफी मांगो। नेहा अच्छी तरह से उसको समझे, अगर नेहा सुन रही है मुझे तो उनको यहाँ ट्रेनिंग पार्ट में मैंने एथिकल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग में ये सब कुछ बताया। क्षमा करो और माफी मांगो, ये हिंसा से अलग होने का सबसे बढ़िया तरीका है, और इसी को स्प्रेड भी करो। अगर हमसे कोई भूल हो जाए, चाहे न्यायाधीश के रूप में ही क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलती से परे नहीं है, भूल से परे नहीं है। अगर कोई भूल हुई है उसको तुरंत क्षमा मांग लो।
और अगर किसी ने आपके साथ कोई गलती की है, उसको क्षमा कर दो। अब यहां दो श्रेणियां आती हैं जहां तक बच्चों के साथ, क्योंकि यह प्रश्न मुझसे बच्चियों के संबंध में ही पूछा गया है। एक ऐसे प्रश्न जो जिनकी हम ये नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज वाली बात वहां नहीं आ सकती, अर्थात जो किसी बच्चे या बच्ची की अस्मिता को प्रभावित करते हो, उसके इस समाज में उपस्थिति को प्रभावित करते हो, ऐसे कृतों को हमें क्षमा नहीं करना है, बाकी कृतों को क्षमा कर दीजिएगा। जैसे बच्चों के साथ लैंगिक अपराध है ना, उसमें क्षमा का क्या मतलब है भाई? वहां तो कठोर से कठोर एक्शन तुरंत होना ही चाहिए। अगला आया है दीपक थपलियाल जी का, घरेलू हिंसा तक क्या बुजुर्गों पर भी लागू है? अरे घरेलू हिंसा लागू है, अभी तो मैंने बताया कि घरेलू बच्चों के द्वारा बुजुर्गों के साथ की गई हिंसा, ये डोमेस्टिक, ये इसमें है ना, ये माता पिता वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम, उसके अंतर्गत आएगा। हिंसा जो शुरू में हमने वो किया, डिस्कशन किया कि एक घर में रहते हुए अगर अमर्यादित आचरण है जिससे दूसरे को ठोस पहुंचती हो, हानि पहुंचती हो, और वो अमर्यादा इस तरह की है जिसका कानून के अंदर कोई स्थान नहीं है, अर्थात कानून के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध किया गया अमर्यादित आचरण, चाहे वो पुत्र द्वारा पिता के साथ किया गया हो, चाहे पुत्र द्वारा माता के साथ किया गया हो, वो डिफरेंट एक्ट में हिंसा की परिभाषा में आएगा। हिंसा होगा, रिड्रेसल कहां होगा, वो डिफरेंट कानून है, लेकिन हिंसा अवश्य होगा। घरेलू से क्या बुजुर्गों? यस, बिल्कुल होता है। अगला है कुसुमलता शक्या, मैनी पीपल आर जॉबलेस विदाउट मनी, हाउ कैन वी हेल्प? आपका दायित्व है पीस लाना, आपका दायित्व है भूखे का पेट भरना विदिन द लिमिट्स विच हैज बीन क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ का अर्थ वर्तमान परिवेश में है कि शासन द्वारा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, जैसे कल एक नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिफिकेशन है कोई भी भूखा ना रहे, सबको अनाज दिया जाएगा, सबको खाना दिया जाएगा, खाना वितरित, उसमें रहिए आप, यस, उसमें कीजिएगा। और अगर शासन यह भी कहता है सबको धन दिया जाएगा, उसमें भी मदद कीजिए। लेकिन आप कृपया गृहस्थ कर्म करना शुरू ना कर दीजिए कि इधर से डोनेशन और उधर से वहां दिया ना, इससे बच के रहो। शासन की जो नीतियां हैं उन्हीं को इंप्लीमेंट करो। यस, हमारे पास नियम है, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है, उसमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी फंड का जिक्र है, वहां फंड हम कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहां से अनुमति बहुत जरूरी है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय पैट्रन इन चीफ, जो माननीय उच्च मुख्य न्यायाधीश हैं, तथा दिस चेयरमैन जो कि वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वो उसको अनुमति देंगे, तब आप खर्च करेंगे, अपनी तरफ से नहीं। नेक्स्ट आया है दिनेश चंद्र जोशी, बहुत लोग कहते हैं पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। हाँ भाई, पुरुष आयोग की जरूरत क्या है? आयोग की जरूरत क्या है? अभी तो आपको बताया कि केवल 10% महिलाएं जाती हैं, अभी तो 90% महिलाएं अपनी घर गृहस्थी को बचाने के लिए, घर गृहस्थी को बचाने के लिए केवल बर्दाश्त करती हैं। हाँ, जैसा कल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि महिला ने उत्पीड़न किया है, तो उसमें इक्का दुक्का केस के लिए आयोग बनने की जरूरत नहीं है। आप पर्याप्त नहीं है क्या? हम पर्याप्त नहीं है कि हम उसको रोकें? और जब इस तरह की बात होती है तो महिला दुरुपयोग थोड़ी करती है भाई। महिला कैसे दुरुपयोग कर सकती है? महिला तो केवल एफआईआर लिखवाएगी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, ट्रायल कोर्ट करती है। अगर दुरुपयोग हुआ कहीं तो या तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के स्टेज पर हुआ या ट्रायल एजेंसी के स्टेज पर हुआ। महिला ने कैसे दुरुपयोग कर लिया? महिला ना तो सजा सुनाने की पोजीशन में है, महिला ना ही इन्वेस्टिगेशन करने की पोजीशन में है। तो केवल इन बातों को आकर इतना हमें समाज की जो स्थापित नियम है उनके विरुद्ध नहीं सोचना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, केवल स्ट्रेंथन कर दो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को स्ट्रेंथन करना है, हमें ट्रायल कोर्ट की एजेंसी को स्ट्रेंथन करना है, दुरुपयोग होना बंद हो जाएगा। अगर पति पत्नी को घर से निकाल दे, पति पत्नी को घर से निकाल दे, तो महिला कहां जाए?
नेचुरली सबसे पहले तो आपके पास आएगा कविता जोशी जी, अल्मोड़ा से हैं कविता जी, आई नो। अब सबसे पहले तो आपके पास आ गए और आप कहिए सीधे जाके पुलिस से कहिए भाई इसका पोजीशन रेस्टोर कराओ, घर में ही रहेगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अंतर्गत उसको रेजिडेंशियल वो भी रिलीफ, रेजिडेंशियल रिलीफ भी उसको मिलेगा। उसके तहत उसको वहां रहने का अधिकार न्यायालय की तरफ से। आप केवल और कुछ नहीं, अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को इन्फॉर्म कर दीजिएगा अगर ऐसी कोई बात आती है तो। गीता चंद्रा 23 वर्ष से एक महिला क्वार्टर महिला टॉर्चर हो रही है। आज आदमी का बेटा उसे प्रताड़ित कर रहा है। महिला को किसी भी मित्र ने नहीं मिलने दिया है। यस, इनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कीजिएगा। यू गिव द एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो सेक्रेटरी है उनको एप्लीकेशन दीजिएगा। एंड आई विल पर्सनली टॉक हर और हिम। पिता मुरादाबाद में है, दूसरी जो टाइफाइड भी हो रहा है, उसको मेडिकल फैसिलिटी तो तुरंत दीजिएगा। एंड जो उसके अंतर्गत डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत एक वो बना हुआ है सेक्शन 4 में उसको सूचना देनी है, उसको तुरंत आप सूचना दे देंगे। प्रोटेक्शन ऑफिसर को सूचना आप अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को दीजिएगा और सचिव प्रोटेक्शन ऑफिसर को तुरंत सूचना देके इनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराएं। मेडिकल रिहेबिलिटेशन, रेजिडेंशियल रिहेबिलिटेशन एंड मॉनेटरी रिहेबिलिटेशन, ये तीनों उसी एक्ट के अंतर्गत संभव है। अगर इस तरह की कोई मैटर है तो तुरंत अपने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दें। कृपया जब आप अपना नाम लिखते हैं तो स्टेशन जरूर लिख दें, क्योंकि मैं आपको नहीं पहचान पाया, वो कुछ को मैं पहचानता हूं, कुछ को नहीं पहचान पाता हूं, तो समझ नहीं पाता हूं कि मुझे किस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव को बोलना है। ललित वेस्ट गांव में शराब की वजह से अपराध हो रहे हैं। शराब पर रोक लगाने से केस कम हो सकते हैं। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं कम होंगे। शराब शराब क्या खुद पीती है अपने को भाई? क्यों भाई जोशी जी, शराब अपने को नहीं पीती तो हम गलत उस पर चलते हैं, हमारा मार्ग ही गलत हो जाता है। भाई शराब की दुकान है, खुलने दो, शासन अपने आप बंद कर लेगा जब नहीं बिकेगी। आप चाहते हैं कि दुकान ही ना खुले, इससे क्या होगा? क्या दुकान ना खुलने से शराब नहीं बिकेगी, शराब नहीं पी जाएगी? ये हिंसा तो फिर भी रहेंगी और इस जुगाड़ में वो रहेंगे कि एक इलीगल काम और करेगा, शराब बनाना शुरू कर देगा। भाई आवश्यकता है शराब ना पिए वो व्यक्ति जो शराब पीने के बाद हिंसा करता हो। वैसे मैं नहीं मानता इसे कि शराब पीने के बाद हिंसा, अगर शराब पीने के बाद हिंसा करता है तो पत्नी के साथ ही क्यों करता है? कभी माता के साथ तो नहीं की, बहन के साथ तो नहीं की, दादी के साथ तो नहीं की। इसका मतलब दोष शराब का है, वो मनोवृत्ति है शराब पीने के बाद जो निकल के आती है, उस मनोवृत्ति को परिवर्तित करना है। शराब की दुकानें बंद करने से केस कम नहीं होंगे, शराब ना पीने से या शराब पीने से जो व्यथित मनोवृत्ति बाहर निकल कर आती है, उस व्यथित मनोवृत्ति को परिवर्तित करने से केसेस कम होंगे। पीएलवी गीता चंद्रा, यस गीता जी मैं जानता हूं ससुर बहू को टॉर्चर कर रहे हैं, क्या करें? ये भी देख लेना कि कहीं बहू का आपके पास फोन आया हो और ससुर की आपने सुनी ना हो, कहीं ससुर ही टॉर्चर ना हो रहे हो। इधर ये भी देखा गया है, देखा ना, कहीं भारतीय संस्कृति है ऐसी कि वृद्धाश्रम में रहना पड़े, सोच भी नहीं सकते थे भारतीय परिस्थिति के अनुसार, लेकिन रह रहे हैं लोग। मैं इनकार नहीं कर रहा, होता है। अब इस केस को आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को तुरंत सूचित कीजिएगा। एंड प्लीज अपना स्टेशन जरूर लिखें। स्टेशन लिखेंगे तो मुझे निश्चित रूप से ये रहेगा कि मैं आई कैन आस्क टू द सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शन। मनीष पांडे काउंसलिंग सेंटर पर योग्य काउंसलर नहीं है तब तानाशाही व्यवहार करते हैं, क्या इससे सुधार की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, काउंसलर को तानाशाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काउंसलर में तो काउंसलर के समक्ष तो जो काउंसिल के लिए जाते हैं उनको उनके दिमाग में यह विचार आना चाहिए कि वो आप इस समय फिटेस्ट पर्सन के समक्ष आए हैं कि जो उसके रिड्रेसल के लिए केयर करेगा। काउंसलर के ट्रेनिंग का संबंध सीधे माननीय उच्च न्यायालय से है। आप विश्वास कीजिएगा कि मैं जरूर इस मुद्दे को एक अच्छी ट्रेनिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग टू काउंसलर उठाऊंगा। ये है, आपने जो मुद्दा उठाया है एकदम सही है। वहां जो एटीट्यूड होता है काउंसलर का वो थोड़ा डिक्टेटोरी, ये लेकिन सबके साथ नहीं है।
कुछ काउंसलर, जैसे मैंने अल्मोड़ा में देखा, चौधरी जी थे, बहुत अच्छा काउंसलिंग कराते थे, वहां उनका डिक्टेटोरियल नहीं होता था। कुछ हैं ऐसे जहां डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, उस बदल देंगे, नहीं बदलने का प्रयास करेंगे आफ्टर टेकिंग द मैटर एट द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। कंचू जोशी अगेन फ्रॉम अल्मोड़ा। कंचू, कितने प्रश्न पूछोगे बेटा? महिला घरेलू लाइन वार्ता से ही ऑर्डर, रेजिडेंशियल ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा। टॉक टू योर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी। प्रदीप लोहिनी, आप हो फ्रॉम, जो महिलाएं धारा 125 द्वारा भरण पोषण प्राप्त करती हैं, इस कठिन दौर में कैसे प्राप्त करें? ऑनलाइन पेटिशन दाखिल कीजिएगा। अर्जेंसी केवल आपको दिखानी है। यस, 125 तो दायर ही अर्जेंसी में होती है। भूख से कोई मर ना जाए, सर्वाइवल ठीक हो, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनके लिए 125 है। अदरवाइज मेंटेन मजिस्ट्रेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन दायर होगी। आप दायर कीजिए ना। देखिए, लॉकडाउन का एक ये बेनिफिट जरूर हुआ है कि इन परिस्थितियों में भी, लॉकडाउन की परिस्थितियों में भी, ना ही कोर्ट कचहरी के काम बंद है, ना ही इस लीगल सर्विस अथॉरिटी के काम बंद है। केवल ट्रेनिंग का हमारा काम प्रभावित है क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी ऊपर नहीं है। बाकी सब काम हो रहे हैं। एंड वेरी ब्यूटीफुली दिस lockdown has given the opportunity to us to introduce science and technology in the system of judicial administration, in administration and in police administration. ये हमने इंट्रोड्यूस किया है सिस्टम को। सो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालिएगा, अर्जेंसी शो कीजिएगा कि यस ये तो इस कष्ट में है, निश्चित रूप से ऑर्डर मिलेगा। बेटी अपने फादर की प्रॉपर्टी को अपने के लिए अपने फादर करती है, शोधा करती है, क्या फादर एडवोकेट शिखर का? ये पढ़ के बताओ मुझे, हिंदी में लिख दो। सरिता सक्सेना, अगर बहु सात सजेस्ट माय ऑनरेबल जस्टिस मलिमत साहब, जो हमारे चेयरमैन हैं, कि एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, अभी तो हम ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं, ट्रेनिंग उनको दिया है, उनको सब कुछ ये कि मेंटेनेंस कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे करेंगे, फॉरेस्ट फायर पे कैसे कंट्रोल करेंगे, सब कानूनों की जानकारी दी है। ये भी है भाई, हिंसा रोकने का भी है, और उनको वो उस अपनी बहू से मेंटेनेंस भी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी प्रावधान है। परिवार वालों लड़की की शादी उसकी ना बराबरी के लड़के से करना चाहते हैं, उसकी ना बराबरी क्या करें? परिवार वाले लड़की की शादी उसकी ना बराबरी के लड़के से, ना बराबरी लड़का मैं समझ नहीं पाया कि आपका दिव्या जी कहने का तात्पर्य क्या है। देखिए, हम जो अपनी बराबरी और ना बराबरी अगर पैसे के बल पर, गाड़ी के बल पर, इन आधार पर, मैटेरियलिस्टिक अप्रोच के आधार पर मानते हैं तो वो गलत है। अगर मैं अपने आप से पूछूं मैं क्या हूं,
मैं आपसे पूछूं आप क्या हैं? ये भाई मेरे सामने प्रश्न लिख के दे रहा है, ये मुझसे पूछे मैं क्या हूं, तो मैं क्या बताऊंगा? अपना पद बताऊंगा, स्थान बताऊंगा, यहाँ मेरी कोठी है, यहाँ मेरा वो। क्या ये मेरी रिकॉग्निशन है? नो, सर्टेनली नॉट, इट इज नॉट माई रिकॉग्निशन। माता पिता कोई दुश्मन नहीं होते बच्चों के। हो सकता है माता पिता का पैरामीटर, दिव्या जी, उस बच्ची के उन पैरामीटर से, मैटरलिस्टिक पैरामीटर से डिफरेंट हो। अगर पैरामीटर अच्छाई के आपने मैटरलिस्टिक माने हैं तो वो सही पैरामीटर नहीं भी हो सकते। एक अच्छा बच्चा पता नहीं कितना मैटर कमा ले और एक खराब बच्चा कितने मैटर को डुबो दे, तो पिता की वो भी देखिएगा। लेकिन अगर बच्ची का राइट देखें, राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बच्ची को कहाँ शादी करनी है ये उसका अधिकार है। तो इसमें माता पिता को समझाइए। और ये भी देख लीजिएगा कि अगर माता पिता का जो वो उन्होंने लिया है, वर लिया है, हो सकता है उन्होंने भी देखा हो इस तरह का। हाँ, समटाइम्स अगर बच्चे इस तरह का कृत करती हैं कि अपने राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन के राइट्स का इस्तेमाल करती हैं, तो माता पिता भी जल्दबाजी में किसी से भी शादी करने का प्रयास करते हैं, उसको रुकवाना चाहिए। उसमें नहीं मदद करना चाहिए, लेकिन उसमें मदद करना चाहिए, लेकिन अगर माता पिता अपनी इच्छा से कहीं अच्छा वर देख रहे हैं तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। उसको भी वो लड़की देख ले, इच्छा लड़की की, लड़की को प्रयास करना चाहिए कि मुझे यहां शादी करनी है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन पैरामीटर केवल मैटरलिस्टिक पैरामीटर नहीं, पैरामीटर दूसरे होने चाहिए कि उसमें गुण और क्या क्या है। मंजूरानी नमस्कार एलएलबी मंजूरानी, यस पीएलबी मंजूरानी, तहसील सितारगंज। सच में यह पूछना चाहती हूँ कि अगर कहीं घरेलू हिंसा की शिकार महिला हो रही है तो हम उसका साथ दे रहे हैं तो इसके पक्ष में लोग हमारे विरोधी बन जाते हैं, मार्गदर्शन दीजिए। भाई आप चिंता क्यों करती हो? अभी तो बताया गीता का अध्याय 3 प्रस्तर 5 है कि जो व्यक्ति जैसा है वैसा ना दिखकर और कुछ दिखने का प्रिटेंड करता है, उन लोगों के साथ ये है जो उसके साथ चलते हैं। आपके विरोधी हो भी, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी, यही कहेगा ना, पति पत्नी का मैटर है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है। और ये समटाइम्स पत्नी भी कहेगी, लेट देम प्रिटेंड एज दे आर नॉट। सो वो समाज के दुश्मन होते हैं जो अपने को प्रिटेंड करते हैं इस तरीके से जो वो है नहीं हकीकत में। उसकी चिंता मत करो, आप ईश्वर को समर्पित होकर अपना काम किए जाओ, फल की चिंता मत करो, ईश्वर को समर्पित हो। समझाइए ईश्वरीय कानून और जो मैन मेड लॉ है उसके विरुद्ध आप भी काम ना कीजिएगा। यस, मैं ये कहने वाला था, ये इस बेटी ने, एकता ने एक प्रश्न उठाया है। परिवेश में जो वर्तमान लॉकडाउन का परिवेश है, क्या इसमें हमें जो किराएदार और मकान मालिक के बीच जो हिंसा पैदा हुई है उसको घरेलू हिंसा में नहीं मान लेना चाहिए? यह एक नई परिस्थिति आई हमारे सामने। कोविड-19 के कारण एक लॉकडाउन हुआ, कानून भी बना। भारत सरकार ने कहा नोटिफिकेशन में कि कोई भी लैंडलॉर्ड रेंट नहीं लेगा, उसको बेदखल नहीं करेगा। नाउ हिज एक्शन इज बैक्ड बाय लॉ। जैसे सीनियर सिटीजन एक्ट में सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, ऐसे ही किराएदार को भी प्रोटेक्शन है। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था, हरियाणा में रेस्टोर किया है पोजीशन, आई थिंक दैट वाज सिरसा या कहीं इस तरह का गांव था, शहर था, वहां पर पोजीशन रेस्टोर किया है पुलिस ने। सो घरेलू हिंसा में जब ये हम बात करेंगे लॉकडाउन की, लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा में वो भी आएगा। श्वेता पांडे, बेटी अपने पिता की प्रॉपर्टी को पाने के लिए पिता से झगड़ा करती है, क्या किया डीवी एक्ट? और जब तक पिता जिंदा है भाई, पिता की प्रॉपर्टी का मालिक वो है। यस, ये सीनियर सिटीजन एक्ट, माता पिता वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, उनका कल्याण, केवल भरण पोषण तो अपनी प्रॉपर्टी से कर लेंगे, उनके कल्याण की बात इसमें आती है। बाकी एक्ट्स हैं और हिंदू अधिनियम्स हैं उसमें, एंड दिस ये डोमेस्टिक वायलेंस में तो नहीं आएगा क्योंकि दैट इज ओनली फॉर द वीमेन, केवल लड़कों उनके लिए है, लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए है।
बाकी जो एक्ट्स मैंने बहुत सारे मेरे सामने रखे हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं हर तरह की हिंसा, इंक्लूडिंग एक किराएदार और मकान मालिक की भी हिंसा उसमें शामिल होती है। वो घरेलू, निश्चित रूप से घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा को फिर से, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, आप केवल एक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से जोड़ के मत देखो। केवल अपने मस्तिष्क में यही बात मत लाओ कि घरेलू हिंसा में पति ने पत्नी की पिटाई कर दी ना। इसको कॉमन पार्लेंस में देखो, सामान्य शब्दों के अनुसार देखो, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में घटने वाली घटनाओं के अनुरूप देखो, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। अब कुछ बातें, क्योंकि 1 घंटा मुझे हो गया है, मैं पैनल लॉयर्स के अभी जो प्रश्न है मैं अवश्य लूंगा, सारे प्रश्न लूंगा। पैनल लॉयर्स महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने में क्या करना चाहिए। जब वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका एक्ट क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो एडवोकेसी का सबसे बड़ा नियम, अपने क्लाइंट के प्रति वफादार, ईमानदार और सत्य रहो। जो बात है उसको वो ही बताओ। सपोज कोई केस आपने सलाह दी कि यस आपको अपॉइंट किया गया, उसको लीगल सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई है, आपका लिटिगेंट आपके सामने आया और आपने सीधे उसको आते ही बोल दिया अब हुआ 2 महीने में, ना 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 ना, नो, ये क्वालिटी लीगल सर्विस नहीं हुआ। उसको सत्य बात बताओ कि भाई कम से कम 2 साल लगेंगे, कम से कम 1.5 साल लगेगा, कम से कम 3 साल लगेंगे और आपको यह प्राप्त हो। उसको यह भी ख्वाब मत दिखवा दो कि भाई ये आपको मिल जाएगा। नो, जो कानून के अंदर संभव है केवल वो ही बताओ। और नंबर पहला तो ये कि आपको ईमानदार रहना है उस व्यक्ति के प्रति जिसको आप लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। उसको बिल्कुल सत्य बताओ। सत्य मीन्स टाइमली जस्टिस भी। इनएक्सपेंसिव तो हो गया क्योंकि योर ड्यूज विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट, द ड्यूज फॉर द सर्विसेज विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। उस लगती से कोई मतलब नहीं है। तो टाइमली एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस, इनएक्सपेंसिव पार्ट गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले लिया, टाइमली पार्ट आपने लिया। एंड अगर नो डाउट वो एक्शन में नहीं आई, मैं इसे दुर्भाग्य कहूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लिटिगेशन पॉलिसी एंड द स्टेट गवर्नमेंट लिटिगेशन पॉलिसी, जो ओपनिंग पार्ट ऑफ बोथ ऑफ द पॉलिसीज थे वो यही थे कि लेट कोर्ट डिसाइड शुड गो, दिस कल्चर लेट कोर्ट डिसाइड शुड गो। और गवर्नमेंट एडवोकेट पे, या जो ऐसे एडवोकेट जिनकी सर्विसेज गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की, बहुत सारे बंदिश थे, वो एडजॉर्नमेंट नहीं मांगेंगे। तो आपकी तरफ से कोई एडजॉर्नमेंट नहीं होना चाहिए। जो बेस्ट प्लीडिंग है वो न्यायालय के समक्ष जाना चाहिए, आधी प्लीडिंग्स नहीं जानी चाहिए। और मैं ये अनुभव के आधार पर बताता हूं, जो मैंने देखा है एज मेंबर सेक्रेटरी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, एज चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। प्लीज डिले कॉज मत करो। जैसे ही आपको केस मिला है ऐसे ही तुरंत लगा दो, उसको सही सलाह दो एंड उसके साथ आचरण और व्यवहार एग्जाम्पलरी होना चाहिए। उसको यह लगना चाहिए कि मैं अपनी माता और अपने पिता के पास आई हूं और यहां आके मेरा कुछ हानि नहीं हो सकती। At least you should satisfy her in all the terms, as per your behavior, as per your conduct, this legal conduct, legal services conduct, और उसको सत्य बताना। अब कराया, बस आओ जरा, अब कराया, अभी 2 महीने में आपको ना, जब 2 महीने में हो नहीं सकता तो बताओ मत, वो ही बताओ जितना में होने में संभावना है। यही लीगल क्वालिटी सर्विसेज है। पीएलवीज के संबंध में चर्चा हो चुकी है। नाउ हाउ टू मेंटेन द काम एंड पीस लाइफ इन द फैमिली। आप दोनों के प्रयास से किस तरीके से हम पीस फैमिली में शुरुआत वो कर दें। सबसे पहला जो शासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें सबसे पहला आया है बुजुर्ग और बच्चे सुरक्षित हों। दूसरा मैंने लिखा है जिस परिवार में बुजुर्गों का आदर नहीं होता वो परिवार प्रसन्न नहीं हो सकते।
से प्रसन्नता का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है फिर भी मैं गाड़ी चलाते हुए टेंशन में हूं, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला लेकिन उसमें रहते हुए मैं टेंशन में हूं, खुश नहीं हूं, तो पैरामीटर मैटेरियलिस्टिक नहीं हो सकता। और कल दिल्ली में जो माइग्रेटेड लेबर से वो एक प्रेस रिपोर्टर पूछ रही थी कुछ, जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी ना, एंड मैंने कहा दिस इज $1,000,000 स्माइल एंड दिस शुड बी द पैरामीटर फॉर हैप्पीनेस इन द फैमिली। वो एक पैरामीटर होना चाहिए। जैसे बैंथम ने कहा था कि परिवार का प्रसन्नता का पैरामीटर वो है जो एक बच्चा अपनी पीपनी बजाता है ना, उसको पीपनी बजाने में जो आनंद आता है, छोटा बच्चा होता है पीपनी बजाता है, पी 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 करता भागा जाता है, जो उसको आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद हमारे पैरामीटर होना चाहिए परिवार की प्रसन्नता का, परिवार की खुशी का। अगला है वो परिवार जहां महिलाओं का आदर और सम्मान ना होता हो, वो परिवार उन्नति नहीं कर सकते। मैंने दो बातें कही, वो परिवार जहां बुजुर्गों का आदर नहीं होता वहां प्रसन्नता नहीं आ सकती, और जो परिवार जहां महिलाओं का आदर नहीं होगा, चाहे वो बच्चियां हो, बहू हो, काकी हो, मामी हो, नानी हो, पिता हो, माता हो, जहां उनका आदर नहीं होगा वो उन्नति नहीं करेंगे, वो उन्नति नहीं करेंगे। प्रत्येक परिवार में बच्चों को और उसका अधिकार, जैसे शिक्षा का अधिकार, उसके डेवलपमेंट करने का अधिकार, शिक्षा को भी हमने गुलाम बना के रख दिया है भाई, इसको प्रोपोगेट करो सोसाइटी में, लेट चाइल्ड फ्लोरिश। हो सकता है ये लॉकडाउन के कारण शिक्षा पद्धति में भी हमको परिवर्तन आया, जैसे हम परिवर्तन अब ये आ रहा है, नहीं तो मैं आपके सामने जाता खुद वहां आपको इकट्ठा करता, कुछ लोग आते कुछ नहीं आते और मैं भाषण दे के चला आता ना। ये नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई, इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है शिक्षा में भी गुणवत्तात्मक परिवर्तन हो, तो देखेंगे, उसमें विचार करेंगे। लेकिन यही जो हमारे पैनल लॉयर्स एंड पैरालीगल वॉलंटियर्स का दायित्व है कि समाज में प्रोरोगेट करें। नंबर 1, बुजुर्गों का जिस घर में आदर नहीं होता वहां प्रसन्नता नहीं आएगी। नंबर 2, जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां उन्नति नहीं आएगी। बच्चों को अगर आपने समान अवसर एजुकेशन और फ्लोरिश करने के नहीं दिए तो देश का भविष्य गड्ढे में जाएगा। बच्चे देश के भविष्य हैं, अतः उनको पूरे के पूरे अवसर दो। सिद्धांतों का अगर इनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं परिवारों में अवश्य शांति आएगी। जिसकी गलती है ना उसी को समझाओ। ये एक तरफा रुख मत रखो कि यस अगर पिता और पुत्री के बीच कुछ है तो पिता ने ही गलती की होगी, हस्बैंड और वाइफ के बीच कुछ है तो हस्बैंड ने ही गलती की होगी, भाई और बहन के बीच कुछ है तो भाई ने ही गलती की होगी। ये दूसरी बात है कि उत्पीड़न महिला का होता है, इसमें ये सामान्य बात है कि महिला का उत्पीड़न अधिक होता है, जबकि मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी की रीढ़ कम से कम पहाड़ों पर महिला ही है। गलती को देखो, परिवार में सुख से रहना शुरू करो। मुझे टाइटन जो एक जहाज डूबा था उसका याद आ रहा है कि डिसीजन मेकिंग पर कैसे प्रभाव पड़ता है। टाइटन जब डूब रहा था तो उसके पास 2-3 जहाज और इर्द गिर्द थे। एक था सैमसन जो केवल 7 माइल दूर पर था। जब कोई ये जहाज, पानी का जहाज संकट में होता है तो सफेद गोले दागता है वो, जिसका निशान होता है कि भाई मैं संकट में हूं, आके मुझे बचाओ। वहां की आवाज भी सैमसन उस पर पहुंची, गोले दगने को भी उन्होंने देखा, लेकिन वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो देवर डूइंग सम इलीगल एक्ट इन ओशन। ओशन में जो गतिविधियां नहीं थी, परमिट नहीं थी, उनको कर रहे थे कि अगर हम गए तो हम इन गतिविधियों में पकड़े जाएंगे। आता है इसका अर्थ आप स्वतः ही निकाल लीजिएगा कि अगर किसी गलत विधियों है देन हम सेवा की बात नहीं कर सकते भाई, नो सेवा। कॉमियोरियन एक जहाज हुआ था, केवल 14 माइल दूर पर, 9 माइल दूर पर था। उसको भी सारी सूचनाएं मिल गई थी, लेकिन उसका जो पायलट था, कैप्टन ने जोखिम लेने का प्रयास नहीं किया कि अगर मैं गया तो हो सकता है कि इन हिमखंडों में मेरा ये भी चूर चूर हो जाए। उसने नहीं लिया। तब तक इन दोनों के एक्शन ना लेने से
1669 व्यक्तियों की डेथ हो गई। तीसरा, जो 60 किलोमीटर दूर था वो कैप्टन लेकर गया और उसने 460 लोगों को बचाया जब जहाज डूब चुका था। तब यदि समय से ये तीनों जहाज भी पहुंच गए होते तो टाइटन में एक भी व्यक्ति की डेथ ना होती। अर्थात समय पर युक्त एक्शन लेना हर एक व्यक्ति का दायित्व है, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो ना। अब मैं कुछ ये प्रश्न लेता हूं। कृष्ण कुमारी, क्या पुरुषों को भी काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन अभी मैं आई एम वर्किंग ऑन दैट कि वीमेन के एम्पावरमेंट की जरूरत कहां है? वीमेन आर देमसेल्व्स एम्पावर्ड। इट इज द पैट्रियार्कल बिहेवियर ऑफ द मैन कि जो वीमेन को एम्पावर्ड नहीं समझता, उसको एक दूसरी तरह की वस्तु समझता है, उपयोग की वस्तु समझता है। अतः एम्पावर्ड तो मैन का होना चाहिए। इसलिए आई एम वर्किंग ऑन एम्पावरिंग मैन फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट। अगर हमें वीमेन एम्पावरमेंट करना है तो हमें मैन का एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन एंड सजेशन। नेक्स्ट इज अंजना साहनी। Sir, can there be new admission to drug addiction centers during during lockdown? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर इस तरह का एडिक्शन किसी को है कि उसका बिना सेंटर के सर्वाइवल नहीं होगा, यू प्लीज टॉक टू योर डिस्ट्रिक्ट लीगल कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। पूरे काम और मानदेय समान रूप से दिया जाए। ये बेटा आज के टॉपिक से संबंधित नहीं है। अभी आपसे विनोद कुमार मिश्रा जी अभी आपसे बात की थी कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो सेवा है। जो पीछे से आपको मिलता है ना पैसा, मानदेय जो मिलता है, ये वेतन नहीं है भाई, ये तो आपके आने जाने का खर्चा है जो मिलता है। उधर ध्यान मत दो, सेवा पर ध्यान दो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो सोचेगी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो सोचेगी, वो ठीक रहेगा। और कृपया ऐसे प्रश्न उठाने भी नहीं चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म पर। प्रवासी श्रमिकों को, यस, ये अभी आपने अच्छा प्रश्न उठाया है, वेट फॉर ए डे और टू कि इनका रिहेबिलिटेशन नागालैंड सरकार यहाँ कंपनी के 20,000 रुपये जमा कर लिए और सैलरी भी नहीं दी है। ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस होता, अगर सैलरी नहीं मिली है कृपया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सचिव से बात कीजिएगा। इसका जरूर उनको सैलरी मिलेगी और 20,000 रुपये भी वापस होने का प्रयास होगा। क्या कोई महिला फोन पर घरेलू हिंसा की शिकायत करती है तो क्या करें? फोन पर ही वो करो भाई। हम आज आपसे फोन पे तो वार्ता कर रहे हैं। ये जो हमारी चल रही है वेबिनार, ये मैं अपने फोन से ही कर रहा हूँ, तो फोन से ही आप वार्ता करो, वीडियो कॉल में ला लो। संभवतः है अभी पीछे चर्चा हुई थी, बहुत जल्दी ही PLVs को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिससे वो संभवतः, मैं कह नहीं सकता अभी, चर्चा है, फाइल हुई है, लेकिन हो भी सकता है कि इसका हो जाए ये कि स्मार्टफोन सभी PLVs को मिल जाए, जिससे वो अपने जितने भी उनके जहाँ जो सेवा का क्षेत्र है उनमें बात कर सके। ये प्रपोजल है, अभी देखिए कब तक मैच्योर होता है। लॉकडाउन में सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता मगर निगम से जो पास बनवाते हैं उनसे तहसील और नगर निगम के माध्यम से पैसे भी वसूले जाते हैं। इसके लिए अलग से शिकायत कक्ष है। अगर हम इसमें घुस गए ना गीता चंद्रा जी कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, आपका अनाधिकृत चेष्टा नहीं, ये अनाधिकृत चेष्टा है। इरेडिकेशन ऑफ करप्शन के लिए विभाग बने हुए बहुत सारे, वो हमारा क्षेत्र नहीं है। अब प्रारंभ में तो आपसे कहा था कि आप ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन या मेडिकल साइंस को ये लगे कि उनके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप है। ये कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप है। लोकायुक्त है और बहुत से एंटी करप्शन ब्यूरोज हैं, बहुत सारे वो हैं जो इन सब बातों को देखेंगे। अगर हम अपनी शक्ति इसमें लगा देंगे तो जो हमें काम सरकार ने दिया है, हमें काम कानून ने दिया है, ईश्वर ने जो हमें कानून दिया है, उस पर हम अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएंगे। सॉरी, इस तरह के मुद्दों को पर ध्यान अपना भटकाओ मत। हेमा गौतम, in Kashipur, one illiterate man is engaged to one girl. He is taking care of girl and helping her to study and paying all dues, but girl is missing him, misusing him. Now girl wants rupees 5 lakh from boy and has filed FIR. अरे भाई, इसमें अब क्या करोगे? कानून चलन में आ गया ना। लड़की ने लड़के के विरुद्ध FIR कर दी। अब FIR कर दी तो यहां कोई लीगल ओपिनियन उस पर नहीं दी जाएगी। जिसका काम वही को साझे, वो भी अनाधिकृत चेष्टा हुई बेटा आपकी। ये पूछना ये अनाधिकृत चेष्टा है, क्योंकि अब तो FIR हो गई। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने आप देखेगा क्या होना है। आपको
2 सिद्धांतों का पालन करो, अनाधिकृत चेष्टा मत करो। नंबर 2, क्षमा करो और माफी मांगो, तब आप सेवा कर पाओगे, नहीं तो नहीं। ये अनाधिकृत चेष्टा है। एफआईआर होगी, अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर देखेगा। हमारा कोई भी सचिव या हम या कोई भी अन्य व्यक्ति विवेचना अधिकारी से थोड़ी कहेगा ऐसे करो। नो, कोई नहीं कह सकता। इंडिपेंडेंट ऑफ वर्क है। दैट इज द जुडिशियल फ्रीडम and legislative freedom given to the investigating officer to investigate the matter freely and fairly. वहां चला गया है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाने, बाकी कोर्ट जानेगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी को रमजान पर्वों की बहुत बहुत बधाइयां। ईद आ रही है, इस प्रयास करेंगे इससे पहले एक बार आपसे फिर से मिलने, और अगला टॉपिक हमारा हो माइग्रेशन वर्कर का। ये ताराशरम माजिका की इच्छा से है। महिला अपने पिता के घर से बच्चों के साथ रह रही है, पति लेने नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से उसको समझाइए। ये मैट्रिमोनियल ग्रीवांसेस जो मैंने अभी बताया था, कोई नहीं सुलझा सकता, केवल पति पत्नी आपस में सुलझा सकते हैं। फोन पर वार्ता कर, किसी भी तरीके से वार्ता कर एप्लीकेशन दिलवाइए। अब एक और शुरू हो गया है, प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म। इसमें आप प्लीज आइए, एक देखिए गीता शर्मा का और प्रश्न आया है, वो मुझे दे दो। प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म में आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को एक प्रार्थना पत्र दे दीजिएगा। प्रार्थना पत्र में ही आप बता दीजिएगा कि ये मैटर है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उनको, लड़की को और लड़के को अपने यहां बिना मुकदमा दायर किए, मुकदमा दायर नहीं होगा, वहां बुला लेंगे और अप्रोप्रिएट काउंसिलिएशन से उनकी काउंसिलिंग करा लेंगे। नो डाउट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी एक जजमेंट में पढ़ रहा था कि मैट्रिमोनियल केसेस में प्री लिटिगेशन नहीं होना चाहिए। यह भी आप कर सकते हैं कि फैमिली कोर्ट या जो कंसर्न कोर्ट है उनके यही काउंसलिंग करा लें, लेकिन काउंसलिंग के माध्यम से ही इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न आप गायब हो गया। थैंक यू सो मच सर फॉर द इंफॉर्मेटिव सेशन। सो हो गया गया। आई एम सॉरी, एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था कि बीच में ही वो गायब। यस, थैंक यू सो मच all the viewers, and see you soon on the role of paralegal institutions